ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि रियल नंबर में लास्ट क्लास में हम लोगों ने √3 √5 के क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करना सीखा था। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाना था रियल नंबर में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चंस कुछ हमारे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ये नॉर्मल डिवीजन है बेटा। जैसे कि हम लिख दें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये नॉर्मल डिवीजन होता है। बस इस डिवीजन को थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में सेट करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें आपके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हमने कहा कि 1 3 3 5 को और 2 2 5 को आपस में डिवाइड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें नंबर बड़ा कौन सा है। जैसे कि 2 2 5 नंबर बड़ा है, 1 3 3 नंबर छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से रफ में डिवाइड कर लेंगे। 1 3 3, ठीक है ना। 1 3 3 नहीं, 1 3 5 ले लो बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है 2 2 5, ठीक है। तो हम 135 स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर यानी 225 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको मालूम है डिवाइड करने में 135 1 ज़ा 135 होगा और ये कैंसिल आउट होकर 90 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 90 हो जाएगा। फिर अब आपको मालूम है ये 90 रिमाइंडर है ना। रिमाइंडर होता है तो हम जब एचसीएफ, ये देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक तरह से एचसीएफ निकालता है। क्या निकालता है? एचसीएफ। तो आपको मालूम है इसके बाद हम लोगों को 90 को फर्दर डिवाइड फिर से साइन लगाते थे। एचसीएफ का लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। और जो ये डिवाइज़र होता था उसको यहाँ कॉपी कर देते थे, फिर 90 से डिवाइड करते थे। 90 1 ज़ा 90 होगा, फिर माइनस करेंगे 5, ये 4 हो जाएगा। इसको तब तक के कराएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर नीचे 0 ना आ जाए या 1 ना आ जाए, है ना। अगर नीचे 1 आ जाएगा तो स्टॉप करेंगे, या 0 आएगा तो स्टॉप करेंगे। 0 आने के केस में और 1 आने के केस में जो डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। याद रखना, जो डिवाइज़र उस समय होगा। जैसे अभी डिवाइज़र कौन है? 135। अब जब फर्दर डिवाइड का साइन लगाए तो डिवाइज़र कौन है? 90। इस तरह से करते करते, लेकिन रिमाइंडर तो 45 आ रहा है। जबकि रिमाइंडर 0 या 1 होगा तो हमारा डिवाइज़र जो होगा वो आंसर बनेगा, ठीक है। ये तो हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग फेयर में शो करेंगे। मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको शो करना है। इधर आपको इसी चीज़ को लैंग्वेज में शो करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। 225 आपको याद है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये लिखना है, यानी इस पहला जो स्टेप है इसको आपको अरेंज करना है यूक्लिड के फॉर्म में। ये है यूक्लिड ने बताया था वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र मतलब जो डिवाइड करता है, क्वोशिएंट मतलब जो आंसर, और रिमाइंडर उस समय 90 आया था। अगर हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ देंगे तो डिवाइडेंड यानी कि इस नंबर के बराबर आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम कहेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं आए, इसलिए हम फिर से अप्लाई करेंगे वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो फिर से करेंगे ऑन, जिसमें हमारा डिवाइज़र क्या होगा? ऑन डिवाइज़र 135 होगा और एंड रिमाइंडर द रिमाइंडर इज़ 90, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर हमारा 90 आया है और हमारा डिवाइज़र जो आया है वो 135 आया है, 135 था, सॉरी। डिवाइज़र 135 था, रिमाइंडर 90 आया है। ये जो बात लिखी है यहाँ पे मैंने उसी को लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। जब हम लोग ने अप्लाई किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन, ये लिखा तो है ऑन डिवाइज़र 135, यानी डिवाइज़र 135 तो रिमाइंडर 90 है। रिमाइंडर जो कि 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से हम फर्दर इसको मूव करेंगे। तो फर्दर का केस हमारा ये निकल के आया। तो हम फिर कहेंगे कि डिवाइडेंड इस बार क्या बना? 135। तो ये 135 यहाँ लिख दिया। 135 को डिवाइड जो कर रहा है वो डिवाइज़र 90 है, मल्टीप्लाई बाय उस समय क्वेश्चन था 1 और रिमाइंडर कितना था? 45। फिर देखो रिमाइंडर 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग फिर से अगेन लिखेंगे, अगेन वी अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? क्योंकि हमारा डिवाइज़र ऑन डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा था 90 है ना, एंड रिमाइंडर 45, क्योंकि डिवाइज़र हमारा 90 था एंड रिमाइंडर 45 था, इसलिए हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब फिर से अप्लाई करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 45 नहीं, तो इसी के आगे हमें डिवाइड का साइन लगाना चाहिए था यहाँ पे। ये रफ वर्क चल रहा है वैसे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे खींच लाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बची है। तो आप देख रहे हैं 45 एज अ रिमाइंडर है, तो हमें यहाँ पे फिर से डिवाइड का साइन लगाना चाहिए था। और ये जो डिवाइज़र है 45 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर, उस रिमाइंडर का डिवाइज़र कौन है? 90। उस 90 को यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ मैं 45 और यहाँ 90 लिखते हैं। आपको मालूम है 45 के टेबल में 90 2 बार में आ जाता है। यहाँ देखो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उस समय जो डिवाइज़र रहा होगा वही हमारा HCF बनेगा। तो हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 90 यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र। ये बेटा स्टेप जो है वो इसके पास यहाँ लिखना था, मेरे पास जगह ना होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे लिखना था, जबकि जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ शो किया है, राइट। तो आप लोग जब करना तो एक स्पेस कॉलम लेके चलना RHS में एक बड़ा सा, ताकि आप इसको शो कर सको, क्योंकि जब टीचर चेक करता है तो इसको भी देखेगा वो। समझ रहे हो? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सिंपल सी बात है, डिवाइडेंड इक्वल डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 तो डिवाइज़र आंसर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उसके आगे डिवाइड का साइन फिर से लगाएंगे और इस डिवाइज़र को यहाँ कॉपी करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइज़र इज योर आंसर। अगर डिवाइज़र 0 नहीं आया, जैसे कि यहाँ पे 0 नहीं हुआ, तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे और ये जो डिवाइज़र उसको यहाँ कॉपी करेंगे। देखो करा है मैंने, है ना। फिर डिवाइड किया, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब उस समय जो डिवाइज़र रहा होगा यानी 45 वो आंसर है हमारा। आंसर का मतलब HCF है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे 45 डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वेयर रिमाइंडर इज 0, यहाँ लिखेंगे वेयर रिमाइंडर इज 0, तो लिखेंगे HCF। किसका निकाल लेते हैं? ब्रैकेट में लिखो 225,135 का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिमाइंडर रिमाइंडर तो 0 आ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको कि जब रिमाइंडर 0 आता है उस समय जो डिवाइज़र होता है वो आंसर होता है, नहीं 45। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। याद रखना डिवाइज़र ही आंसर होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, लेकिन तब जब रिमाइंडर 0 हो या 1 हो। लिख लो, जब रिमाइंडर 0 हो या 1 हो तो जो डिवाइज़र उस समय होता है वही हमारा HCF होता है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये वाला हम लोग के पास एक केस था, ठीक है। अगर मान लो 3 आ जाए तो जैसे 135 फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो लिखा हो 8, 10, 18। अब ये 3 नंबर हैं तो कैसे करेंगे यूक्लिड डिवीजन से? पहले 2 को सॉल्व करेंगे, उन दोनों से जो HCF आएगा उसके साथ फिर तीसरे को करेंगे। वैसे 3 के क्वेश्चन अगर आए तो आए, नहीं आए तो ज़्यादातर वैसे NCERT में 2 के ही क्वेश्चन है। NCERT की एक्सरसाइज 1 है बेटा, ये अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, 1.1 नाम है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट ही है ये, जहाँ तक मुझे याद है। 135 एंड 225 का जो पार्ट है ये इसका 135 एंड 225, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका NCERT बुक का। तो इसको अप्लाई करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक मैंने कर दिया है, बाकी के 2 जो पार्ट है वो आप ट्राई करिएगा। इसका एक और टर्म देख लो बेटा, इसका एक और पार्ट कुछ ऐसा है जैसे क्वेश्चन आता है शो दैट, ये भी देख लीजिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form 6q plus 1 और 6q plus 3, ठीक है, यहाँ कॉमा 3 नंबर है, और 6q plus 5। ये क्वेश्चन आपके NCERT का है। क्या? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer।
देखो यहाँ पे बोला गया है कि हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो हमेशा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होगा। बेटा कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बोला गया था b = AQ+R। अब ये b क्या है, a क्या है, q क्या है, r क्या है। देखो q फॉर क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट राइट, और r फॉर रिमाइंडर होता है हमारा, ठीक है। a हमारा यहाँ पे डिवाइजर का काम कर रहा है और b डिविडेंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि डिवाइडेंड, यही तो भी फॉर्मूला बताया था, बचपन से भी पढ़ा है आप लोग ने, डिवाइडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। हमें हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में रखना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि अगर रिमाइंडर यहाँ पे मान लो 5 है, तो रिमाइंडर 5 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिमाइंडर 5 होने का मतलब है कि वो अपने से छोटे में जाना चाहेगा तो जा सकता है, लेकिन अपने से बड़े में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 5 से बड़ा हो गया तो रिमाइंडर नहीं रहा वो। तो मैंने कहने का एसेंस कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और 5 को अगर मैंने डिवाइड किया, 2 2 4 हो गया, तो रिमाइंडर 1 आया। तो रिमाइंडर या तो यहाँ 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि अगर यहाँ 2 रिमाइंडर हो जाएगा तो फिर वो रिमाइंडर थोड़ी ना रहा, वो तो एक टर्म और अगर बढ़ जाएगा इसका डिवीजन। तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ जो r की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आएगा वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, r रिमाइंडर ऑलवेज लाई बिटवीन 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 सबसे बेसिक होता है, 0 से नीचे नहीं होता है, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है। और इक्वल का मतलब है कि 0 लेंगे, और कहाँ तक लेंगे, और रिमाइंडर की वैल्यू जैसे यहाँ पे जो लिखी हुई है क्वेश्चन के पीछे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा इसके साथ 1 5 6, यानी क्वेश्चन के पीछे डिवाइज़र होगा a, वो a वैल्यू यहाँ पे कंटेन होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है डिवाइज़र 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, यहाँ लिखा है 10 तो यहाँ आप 10 लिखोगे। देखो सही बात है। रिमाइंडर किससे छोटा हो सकता है, डिवाइज़र से ना, डिवाइज़र तो नहीं बन सकता। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू या तो 1 होगी या तो 0 होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं हो सकता। तो याद रखना है यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो वैल्यू से कम ही वैल्यू यहाँ पे आएगी, तभी तो वो रिमाइंडर बनेगा। इतना तो बेसिक समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है ये जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, मैथ में बिटवीन लिखने का ये तरीका है कि रिमाइंडर r की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में होगी। जो इंग्लिश में बोलते हैं बीच में होगी, उसको मैथ में इस तरह से लिखा जाता है, 2 बार उधर लेस देन के साइन लगा देंगे, बीच में वो वैल्यू लिख देंगे, और इधर छोटी वैल्यू इधर बड़ी वैल्यू। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमें बोला गया है 6q+1 6q+3 6q+5, इसका मतलब है कि डिवाइज़र 6 रहा है, क्वेश्चन q है, और रिमाइंडर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है। आने में तो 2 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो ऑड है तो 6q+1 ही होगा, 6q+2 नहीं होगा, 6q+3 होगा, 6q+4 नहीं होगा, 6q+5 होगा, 6q+6 नहीं होगा। तो इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट a बी आ पॉजिटिव। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रफ कॉलम के लिए, ठीक है, ताकि हम उधर ना निकल जाए। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ये फॉर्म याद रखिएगा, b = AQ+R। अब b की जगह a आ सकता है, a की जगह b आ सकता है, लेकिन QR अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लिख दिया a, मतलब लेट a बी आ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने लोग उस फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। और b की वैल्यू हम लोग 6 ले रहे हैं यहाँ पे चलो अच्छा इसी फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ b लिख देते हैं कि लेट b बी आ पॉजिटिव। अब ये याद रखना, b इज़ अ नंबर एंड बी आ इज़ अ मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन, b आ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे बेटा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो है b एक नंबर है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को किसके बराबर ले लेंगे, 6q+r। आप जानते हो r की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करो, r की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेके 6 तक की, 5 तक की। यहाँ मैंने जो बताया था नंबर होगा वो नंबर यहाँ रखेंगे, यानी 6 तक के, ठीक है। यानी r की वैल्यू 0 से 6 होगी, लेकिन 6 को हम लोग लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे b हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो 0 से लेके कहाँ तक होगी, a तक। a का मतलब q के पीछे जो नंबर मल्टीप्लाई, q के पीछे 6 है,
तो 6 को यहाँ पे रखेंगे, लेकिन 6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है, यहाँ इक्वल लगा, इसका मतलब ये। तो आर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। अब हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर बी कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q, आर की वैल्यू 0 पुट करो पहले, 6q प्लस 0, ठीक है ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सारी वैल्यू आर की एक एक करके पुट कर रहे हैं, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, सारी वैल्यूज डाल दी 0 से लेके 5 तक की, 0 डाला 1 2 3 4 एंड 5, राइट। लेकिन आपको मालूम है q क्वोशिएंट है, वेयर q इज क्वोशिएंट, ठीक है ना। अरे यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत रख दी थी, QUO है, ठीक है ना, QUOTINT। तो आपको मालूम है कि हमारा Q जो है वो क्वोशिएंट है, क्या है, क्वोशिएंट है। और A कोई भी, जो A कह रहा हूँ, हाउएवर हमारा जो B है वो इज़ एन ऑड इंटीजर, जैसा कि हमने ऊपर लेट कर रखा है बड़ा बड़ा कि B एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। तो ऑड के लिए यहाँ पे बताओ कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल होंगी। तो तुम्हें मालूम है 6q प्लस 0, 0 इज़ योर इवन, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 6q प्लस 2, 2 इज़ योर अगेन इवन, एप्लीकेबल नहीं है। 6q प्लस 4 एप्लीकेबल नहीं है। तो 6q प्लस 5, 3 एंड 1 ही एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ से हम लोग साफ देख पा रहे हैं देयरफॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 में, या 6q प्लस 3 में, या 6q प्लस 5 में, वुड बी एन ऑड इंटीजर। थोड़ा सा ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज वाले होते हैं बेटा, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज वाले से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप आराम से इसको सॉल्व करिएगा कि कोई भी ऑड पॉजिटिव नंबर होगा तो वो ऑड ही के फॉर्म में होना चाहिए, ऑड नंबर यानी 1 3 5। लेकिन ये बात को कंसीडर करिएगा कि क्यू के पीछे जो यहाँ नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगी। याद रखना, यहाँ इक्वल लगाने का मतलब 0 लेना है, और यहाँ इक्वल नहीं लगा इसका मतलब 6 नहीं लेना है। और यहाँ पे वो नंबर रखेंगे जो यहाँ पे जो नंबर होगा उसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये उसी का एक पार्ट था। अब एक लास्ट टर्म बचा हम लोग का टॉपिक में, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल प्लेसेस हमारे स्टॉप हो जाती हैं कुछ, जैसे हमने कहा कि 5/2, तो इसको डिवाइड करोगे 2.5 आएगा। तो यानी कि जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। चाहे 4/2 आंसर इज 2, तो ये भी टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब हो गया डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद या परफेक्टली डिविजिबल। लाइक जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा। अब फॉर एग्जांपल कि टर्मिनेटिंग को पहचानते कैसे, तो याद रखना डिनोमिनेटर, हमारा जो डिनोमिनेटर होगा हम उसको कैरी करेंगे और उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, या सिर्फ 2 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है, या सिर्फ 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 5 बेस हो पावर कुछ भी हो, 2 बेस हो पावर कुछ भी हो, या 2 और 5 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा में, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा 13/3125, तो इसमें डिनोमिनेटर कौन है, तो हमने पूछा बताओ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए आप बताओ इसकी डेसिमल प्लेसेस, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। डेसिमल प्लेसेस में अगर आंसर आएगा तो वो स्टॉपेबल होंगी कि मतलब वो चलती जाएंगी। जैसे होता नहीं है 100/9 को अगर डिवाइड करेंगे 33.33333 आ रहा है, 100/3 को, सॉरी 100/3 को डिवाइड करेंगे तो 33.33333 स्टॉप ही नहीं हो रहा है, चलता ही चला जा रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसको हम लोग पॉइंट के बाद स्टॉप होगा कि नहीं होगा, ये कैसे करेंगे चेक। तो यार बेटा इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि डिनोमिनेटर लो 3125 और उसका एलसीएम ले लो, क्योंकि प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका एक ही है हमारे पास, एलसीएम लेंगे। तो तुम्हें मालूम है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें एलसीएम में कि 5 के टेबल से जा रहा है, 5 6 ज़ा 30 और 1 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, है ना, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 ज़ा, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 से 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा,
दिख रहा है ना आपको। फिर 5 से 5 5 ज़ा, फिर 5 से 5 1 ज़ा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 के कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, ये सारे। तो इनको फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी सिंपली से 5 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को हमने 5 के पावर में एडजस्ट कर दिया। पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बेस 5 होना चाहिए, यानी नीचे 5 होना चाहिए, ऊपर पावर कुछ भी हो, लिखा हुआ है ना। तो हमने आपको बताया था या तो सिर्फ 5 है बेस में, इसे बेस बोलते हैं बेटा, ये बेस है, ये 2 बेस है, राइट। ये ऊपर पावर, पावर कुछ भी हो, बार बार सुनना, पावर कुछ भी हो, लेकिन बेस 5 हो या 2 हो या 5 एंड 2 साथ में हो। इनके अलावा जैसे अगर यहाँ पे 5 के साथ 3 आ जाता है एक्स्ट्रा में, तो वो टर्मिनेटिंग ना होता, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5 बेस आया है, पावर कुछ भी हो, तो ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोल देंगे। सिंपली पहचानना बहुत आसान है। अब आप कैलकुलेटर उठाना, 13/3125 को डिवाइड करना, देखना आंसर कुछ डेसिमल प्लेस पे स्टॉप हो जाएगा। ये नहीं होगा कि डेसिमल प्लेस कंटिन्यू रहे। तो जो डेसिमल प्लेस कंटिन्यू रहती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जो नहीं रहेंगी वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ने ले लिया है और समझ चुके हैं कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है बेटा। अब टर्मिनेटिंग में भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब तो हो गया कि डेसिमल प्लेसेस स्टॉप होना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 कंडीशंस आती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एक रिपीटिंग आता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया 2 टाइप। रिपीटिंग का मतलब हो गया जैसे 3.333, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंडलेस होता है, डॉट 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 3 पे चल रहा है। नॉन रिपीटिंग लाइक आ गया 3 पॉइंट या 13 पॉइंट कुछ भी हो, 10100 10001000। अब आप बता नहीं पाओगे कौन रिपीट हो रहा है। जैसे आपका 10 रिपीट हो रहा है तो यहाँ 100 हो गया, आपको 100 रिपीट हो रहा है 1000 हो गया, तो ये कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग। और याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग क्वांटिटी होती है वो रैशनल कहलाती है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होती है उसको इर्रेशनल बोलते हैं। बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। लोग बच्चे याद कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इर्रेशनल, गलत। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रैशनल क्वांटिटी है वो रिपीटिंग वाली है, इर्रेशनल क्वांटिटी नॉन रिपीटिंग वाली है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल और रैशनल दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। बार से भी शो किया जाता है, जैसे हमने कहा 3 पॉइंट कौन रिपीट हो रहा है, 3333, तो हमने 3 के ऊपर एक बार लगा दिया, तो जिस पे बार है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग को अगर पहचानने को आए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, देखो टर्मिनेटिंग तो ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये जो टर्मिनेटिंग है तो हमेशा रैशनल नंबर होगा, इसमें नो डाउट कि टर्मिनेटिंग रैशनल होता है कि रैशनल। टर्मिनेटिंग हमेशा रैशनल होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की 2 कंडीशंस होती हैं, यानी जो नंबर एंडलेस है वो को रिपीट हो रहा हो, या नंबर जो एंडलेस है ये दिखा आपको वो नॉन रिपीटिंग हो। तो बेटा अगर नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर तो इर्रेशनल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर अगर रिपीटिंग है तो रैशनल कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से चीज़ों को, ठीक है। और बार से हम लोग शो करते हैं, जो रिपीटिंग होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो 3 बार लिख रहा हूँ मैं, 4.10101010 डॉट, तो आपको मालूम है 10 रिपीट हो रहा है तो आप लिखोगे 4.10 के ऊपर बार लगा दिया। जैसे 4.135135 डॉट 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 डॉट, तो 4.135 पे बार लगा दिया। तो बार का मतलब हो गया वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको मालूम है कि ये वाला और ऊपर वाला दोनों रैशनल नंबर है। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा यहीं पे एंड होता है, और रियल नंबर में जितना कुछ तो मैंने आपको 2 लेक्चर की वीडियोस में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था और इस क्लास में जो बताया, ये कंप्लीट सिलेबस है। जैसे कि पिछले साल ये सारी चीज़ें हमने की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पिछले साल हटा दिया गया था, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है ना। 50% नवंबर में पेपर होगा, तो मेहनत से पढ़ो, MCQs आएंगे। अब 2 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो हम लोग के होंगे वो समझ लो बोर्ड लेवल पे है, तो इसको लाइटली ना बिल्कुल लेना।
जैसा कि बोर्ड इस बार कैंसिल हुआ था, जिसके चलते बोर्ड ने अब कुछ चेंजमेंट लाया है अपने पैटर्न पे। तो मेहनत से पढ़ाई करो, लापरवाही ना करो। अब तो और ज़्यादा मेहनत हो गई है। पहले तो बोर्ड मार्च में सिर्फ होता था, बोर्ड ने कंसीडर कर लिया अपने आप को नवंबर में भी, और अब मार्च में भी आएगा। हाँ ठीक है ना, सिचुएशन कैसी होगी वो उस हिसाब से हैंडल होगी। जैसा कि आप पढ़ रहे हो CBSE के नॉर्म्स में लिख के आ रहा है, तो अच्छे से मेहनत करिए, लापरवाही ना करिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेहनत ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने बताई इसको अपने फेयर नोटबुक में बनाइएगा। जब स्कूल आपके खुलेंगे तो मैं आपका फेयर नोटबुक चेक करूँगा। अब इस हिसाब से हम लोग के रियल नंबर एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पॉलिनोमियल मैंने स्कूल में पढ़ा दिया था, एंड आपका बचा हुआ जो अभी टॉपिक लास्ट कराया था मैंने, कौन सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उस हिसाब से 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जो हों आप पूछ लीजिएगा मुझसे, जो भी क्वेरीज हों। बाकी अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।